नोट्स में देखो, ठीक है। तो ऐसी चीजें कुछ ना कुछ मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग होती रहे, बस ये है, ठीक है। चलता रहे दिमाग में कुछ ना कुछ, ठीक है। ऐसे बाहर बैठे हम दूसरी चीजों के बारे में सोचे तो नेगेटिविटी आती है, सो इसलिए कहीं ना कहीं अपने आप को उलझाए रखें तो ठीक है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स में हम कर रहे थे फ्रीडम के राइट्स और हमने कर दिया था आर्टिकल 21, ठीक है। 21 और 20 भी कर दिया था, वैसे 21 कर लेंगे हम। और 21 भी मैंने बता दिया था आपको कि क्या है। इसका बहुत बड़ी पर्सपेक्टिव है, मगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। और इसमें मैंने आपको 3-4 ऐसी चीजें भी बताई थी जो इसमें आ जाता है कि आजीविका कमाने का राइट, वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइवलीहुड। हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी जीवन यापन के लिए, ठीक है, वो भी आर्टिकल 21 में आएगा। फिर अगर हम प्राइवेसी की बात करते हैं, है ना, राइट टू प्राइवेसी, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा जोर दिया, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। फिर राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, ये सारे इसी में आते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारे और हैं, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, ठीक है। फिर राइट टू हियरिंग, राइट टू इंफॉर्मेशन, आप बोलते हैं ना RTI, वो भी इसी आर्टिकल में आता है। हालांकि ये बाद में ऐड हुए हैं, ठीक है, मगर इसी में डाले गए हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन भी इसी में, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो RTI भी आर्टिकल 21 में आता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि अगर कोई बालिग लड़की है और लड़का है तो वो अगर शादी करना चाहते हैं अपनी मर्जी से तो वो शादी कर लेते हैं, कानून इसकी इजाजत देता है। तो कानून इसकी इजाजत तो देता है, वो आर्टिकल 21 ही है अगर उनकी फ्रीडम है तो, ठीक है। अगर वो क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं अगर वो बालिग है, ठीक है। तो वो भी इसी में आता है आर्टिकल 21 में, क्योंकि दे हैव राइट, ठीक है। अब देखो, राइट ठीक है किसी हद तक, बट फिर भी ये जो है वो कानून तो उनको इजाजत देता है, ठीक है। लीगली एथिकली हो सकता है, लीगली तो ठीक है, मगर एथिकली मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर थोड़ा सा वो गलत चीज लगती है, बट वो कानून तो उसको वो इजाजत देता है। तो देखिए, राइट टू एजुकेशन, आगे देखिए आप, राइट टू एजुकेशन, इसके लिए तो आपको पता ही है, ठीक है, ये भी इसी में ऐड किया गया था, बट ये अमेंडमेंट से किया गया था, ठीक है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आर्टिकल 21A, कब किया गया था, कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, 6 से 14 साल की, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है। ये आर्टिकल 21A में डाला गया, जिसमें ये बताया गया कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है एक फंडामेंटल राइट है हमारा, ठीक है। और 86th अमेंडमेंट कब हुई, 2002 में हुई, हालांकि ये लागू 2009 में हुई थी, ठीक है। तो ये भी इसमें ऐड किया गया है 2002 में। फिर आता है आर्टिकल 22, ठीक है। आर्टिकल 22 क्या कहता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 22। वैसे ये डिटेन के लिए जाना जाता है, जब आप को मतलब किसी व्यक्ति को अरेस्ट या डिटेन किया, अरेस्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए सकते हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन। ये क्या चीज हुई है, वैसे तो हम देखते हैं कि आर्टिकल मैंने 20 बताया था वो भी कुछ ऐसा ही था, तो उसमें 20 और 22 में क्या फर्क है। मैंने बताया था
कि जो 20 था उसमें अगर ऑफेंसेस के हम कन्विक्शन करते हैं, जैसे माना कि किसी ने कोई अपराध किया, ठीक है, और उसके लिए उसको सजा जो है वो कोर्ट देगा, उसको जो है वो अरेस्ट कर सकती है पुलिस, मगर ऐसे नहीं कर सकती जब तक उसके खिलाफ कोई मजबूत एविडेंस नहीं है, ठीक है, गवाह नहीं है। तो वो आप उसको सिर्फ पुलिस रिमांड में रख सकते हैं, मगर उसको जो है वो पेश जो है वो ट्रायल में, कोर्ट में जो केस तो चलेगा ही चलेगा, कन्विक्शन तब तक नहीं होगी जब तक उसके खिलाफ वो चीज नहीं होती, ठीक है। उसको एक ही मर्डर के लिए, एक ही गुनाह के लिए, एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं होगी, ठीक है। नो डबल जीओपार्डी भी बताया था मैंने, सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी बताया था, वो आर्टिकल 20 में था। अब आर्टिकल 22 बोल रहा है कि नो पर्सन, ठीक है, जो कि अरेस्ट किया गया है, कोई भी ऐसा बंदा, ठीक है, या फिर किसी को कस्टडी में रखा गया है, डिटेन किया गया है। डिटेन करने का मतलब मैं बताऊं आपको, नजरबंद करना, हिंदी में बोलते हैं इसको नजरबंद करना, ठीक है। मतलब उसकी हर एक एक्टिविटी के ऊपर नजर रखना, ठीक है। जैसे आपने जब सुना होगा 370 धारा कश्मीर की खत्म हुई थी 2019 में, तो वहां के जो लोकल लीडर थे, जो अभी सीएम, उनके फादर, क्या नाम, फारूक अब्दुल्ला, नाम सुना होगा आपने, फारूक अब्दुल्ला, और एक महिला भी थी वहां की पहले सीएम, उनके ऊपर जो है वो होम मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नजरबंद कर दिया था अंडर आर्टिकल 22। हालांकि अंडर आर्टिकल 22 तो ये बोलता है कि किसी को आप नजरबंद नहीं कर सकते, किसी को आप अरेस्ट नहीं रख सकते, किसी के ऊपर आप प्राइवेसी नहीं छीन सकते, ठीक है। मगर नेशनल सिक्योरिटी के मैटर में सरकार ये चीज कर सकती है, इसीलिए फंडामेंटल राइट सुप्रीम नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ केसेस में पार्लियामेंट या सरकार कर सकती है ऐसे केसेस, इसीलिए फंडामेंटल राइट सुप्रीम नहीं। जैसे कि हमें यहाँ पे एग्जांपल मिला, नेशनल सिक्योरिटी को अगर खतरा उस राइट स्ट्रिक्ट कर सकते। जो है वो आपको कोई भी ऐसे अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकता, ठीक है। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी, आपको कोई भी ऐसे कस्टडी में नहीं रह सकता। और अगर आपको बाई चांस अरेस्ट किया गया है या कस्टडी में रखा है, तो आपका जो है वो कहीं ना कहीं एक लीगल फ्रेमवर्क, लीगल मतलब बेल बोल सुनते हैं ना आप, बेल क्या बोलते हैं उसको, जमानत, ठीक है, जमानत जो है वो आपको मिलना ये आपका हक है, ठीक है। सो प्रोसिक्यूटर क्या करेंगे, वकील वगैरह क्या करते हैं, केस बनाते हैं जल्दी से, और एक फाइन जैसा होता है वो भरना पड़ता है, फिर आप जो है वो निकल सकते हैं वहां से, ठीक है, बेल लेकर, जमानत लेकर। तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर ये चीज हो जाती है केस नॉर्मल, तो ठीक है। तो ये आर्टिकल 22 वही होता है कि इसमें डिटेंशन और अरेस्ट की प्रोटेक्शन हमें मिल जाती है। अब देखो इसमें ज्यादातर फायदा वो ही लेते हैं, जहाँ नॉर्मल बंदा तो बेचारा नहीं ले पाएगा फायदा, तो वो डिफॉल्टर होते हैं वो लेते हैं, पैसे वाले होते हैं वही लेते हैं, ठीक है। बट चलो फिर भी बनाया है तो एक अच्छी बात भी है। नेक्स्ट है, ये हो गया हमारे राइट टू फ्रीडम, ठीक है। अब आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें 2 ही आर्टिकल हैं, ये आपको पता भी होगा कौन कौन से हैं, एक 23 और एक 24, ठीक है। राइट, हाँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 नहीं, इसमें है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। मैं एक ही वर्ड लिख रहा हूँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। मानव तस्करी इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा ना कि स्लेवरी के ऊपर बैन लग गया था, ठीक है। लॉर्ड एलन ब्रो ने स्लेवरी के ऊपर बैन लगाया, तो स्लेवरी ही समझो आज भी, वो उस टाइम पे बैन लगा था 1840s में, मगर आज भी देखने को मिल कि जो तस्करी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मानव तस्करी है,
तो लड़कियां हैं, छोटे छोटे लड़के हैं, उनको जो है वो खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है, भीख मंगवाई जाती है, ठीक है, आपको पता होगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे तो चलो नहीं, बट प्रैक्टिस तो होती है शहरों में इन चीजों की, ठीक है। बच्चों को उठा लिया जाता है, गरीब बच्चों को मतलब डरा धमका के काम करवाया जाता है, इलीगल तरीके से उनको बेचा खरीदा जाता है, वो होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। हालांकि इसके बड़े बड़े बिजनेस भी हैं, वेस्ट बंगाल में देखा जाए तो बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है आज भी, ठीक है। सो आर्टिकल 23 ये क्या कहता है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ठीक है, फोर्स्ड लेबर है, बंधुआ मजदूरी, ठीक है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसको प्रोहिबिट माना गया है, ठीक है, इसको जो है प्रोहिबिट माना गया है। जैसे आपने एक नाम सुना ना हिंदी में, HPGK में, बेगार, इसी को बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। तो यहाँ बेगार को भी प्रोहिबिट माना गया है, ये भी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है, ठीक है। और कोई भी फोर्स्ड लेबर किसी दूसरी तरह की या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सारा ही 23 में आता है। फिर आर्टिकल 24 क्या बोलता है? चाइल्ड लेबर, ये भी पता होगा आपको। ये है आपका प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कितने साल से एज के कम बच्चों को चाइल्ड लेबर में आता है? ये 14, जो पढ़ने वाली एज है, बिलो 14 ईयर्स, ठीक है। देखिए 6 से 14 साल तो हम राइट टू एजुकेशन ले चुके हैं, तो 14 साल से पहले कोई व्यक्ति काम कैसे कर सकता है, कोई बच्चा काम कैसे कर सकता है, ठीक है। सो 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा जो है अगर काम करता है, चाहे वो किसी भी तरह का काम है छोटा मोटा, वो चाइल्ड लेबर के दायरे में आता है, ठीक है। सो ये हमारा इम्पोर्टेंट एक्ट है। इसके लिए एक एक्ट भी बनाया गया था भारत में, ठीक है। सो 14 साल तक किसी भी फैक्ट्री में, किसी माइन में, किसी हजार्डस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। हालांकि इसमें देखिए ये नहीं बोला गया है कि वो छोटे मोटे काम कर रहा है तो उसको चाइल्ड लेबर में बोल लेंगे, ठीक है। हालांकि वो एथिकली मॉरली ग्राउंड्स पे गलत है, बट वो टफ काम नहीं कर सकता। 14 साल का एक नाजुक बच्चा है, ठीक है सर, तो उसको जो है वो आप फैक्ट्री में, माइनिंग में, है ना, ऐसी एक्टिविटीज में काम नहीं करवा सकते, कंस्ट्रक्शन वर्क में, है ना, इस तरफ से हैवी काम नहीं करवा सकते। छोटे मोटे तो वैसे करते हुए आपको हिमाचल में कई जगह मिल जाएंगे, ठीक है। 10-10 साल के बच्चे बेच रहे हैं कुछ ना कुछ, मिलों में कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, तो उसके लिए इतना ज्यादा वो भी नहीं है, बट हालांकि है तो वो भी गलत है, उनका पढ़ने की एज है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखना है। बाकी इसके लिए जो है वो एक एक्ट बनाया गया था, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। तो ये भी पता होना चाहिए कब आया था, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, ठीक है जी, एक्ट 1986। देखिए जो एक्ट है कि ऐसे भी पूछ सकते हैं कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट कौन से ईयर में आया, ठीक है, ये 1986 में आया था। 1986 में एक और एक्ट आया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, उसको भी याद रखना, EPA, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। और 1986 में ही चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट भी आया था, ठीक है। ये राजीव गांधी के टाइम पीरियड की बात है, दोनों एक्ट उसी के टाइम पे आए थे, 86 में, ठीक है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है केस में। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है ये रिलीजन का टॉपिक, मुद्दा हॉट चला रहता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें कितने से कितने आर्टिकल आएंगे? 25 से 28, ठीक है। देखो आर्टिकल 25 क्या बोलता है, बहुत बारीकी से समझने पड़ते हैं। वैसे ये 4 आर्टिकल हैं और चारों ही थोड़ा फर्क है इसमें, और सुनना चाहिए हमें, केवल डायरेक्ट भी आते हैं क्वेश्चन डिटेल में।
सेपरेट करके। देखिए जो आर्टिकल 25 है वो ये बोलता है, आप ट्रिपल पी याद रख सकते हैं कि राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। ठीक है, तो आर्टिकल 25 बोलता है राइट टू फ्रीली, ठीक है, पूर्ण रूप से आजादी है किस चीज की? फ्रीली प्रोफेस, प्रोफेस का मतलब जैसे प्रोफेशनलिज्म होता है ना हमारा, ठीक है, जैसे आपको पता है कि आप प्रोफेशनली किसी चीज को अपनाना चाहते हैं, है ना, आप अपना हाथ आजमाना चाहते हैं प्रोफेशनलिज्म में, ठीक है, जैसे हिंदुइज्म में ज्योतिष काम है, ठीक है, तो आप अपना ज्योतिष की पढ़ाई कर सकते हैं, यू आर फ्री, ठीक है, आप किसी भी जाति से आ रहे हैं हिंदू धर्म में, है ना, आप अपने अगर धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर आप उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको संस्कृत अच्छे से अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, पढ़िए, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में जाना चाहिए। इट मीन्स आप अपने धर्म को, ठीक है, आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, प्रोफेशनली अपना रहे हैं तो अपनाइए, ठीक है। सो फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। देखो प्रोपेगेट का मतलब क्या होता है? प्रोपेगेशन का मतलब होता है प्रचार और प्रसार करना, ठीक है। आप किसी बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के आप उसको फैला सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, आप गर्व से बोल सकते हैं कि मैं अपने धर्म की अगर किसी के साथ अच्छाई फैलाते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, प्रोपेगेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, गलत तब हो जाता है जब आप उसको फोर्सफुली बदलवाना चाहते हैं किसी दूसरे धर्म के ऊपर, फोर्सफुली उसको कन्वर्जन के लिए तैयार करते हैं, तो गलत हो जाता है। मगर ऐसे तो आप फ्रीली प्रोफेशनलिज्म और प्रैक्टिस और प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 25 में ट्रिपल पी याद रखिए, किसी भी धर्म को फ्रीली प्रैक्टिस, प्रोपेगेट और प्रोफेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, बाकी इसमें और ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिपल पी भी याद रखेंगे तो काफी है, ठीक है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल 26 कहता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, बस ये लाइन याद रखनी है, राइट टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, जो धार्मिक मामले हैं उनका प्रबंधन करने के लिए आप आजाद हैं, ठीक है। आप किसी भी तरह की रिलीजियस एक्टिविटीज को, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हर एक एक्टिविटी, हर एक रिलीजियस डोमिनेशन को आप जो है वो किसी भी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस के लिए या चैरिटेबल पर्पस के लिए, है ना, चैरिटी के तौर पर चलाते हैं, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कुछ भी ऐसा बनाना चाहते हैं तो बनाइए। आप कोई भक्ति संगीत करना चाहते हैं तो करिए, ठीक है। सो वो होता है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, आप उस चीज को कर सकते हैं पोर्ट्रेट, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि अपने किसी भी जो हमारे किसी भी रिलीजन के जो मैटर होते हैं, है ना, उनके कामों को अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नो डाउट कि आपको किसी से उसके लिए कोई एडवाइस देने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे देखिए कि आपको पता ही है कि बंदे कहाँ कहाँ जाते हैं, कभी मणिमहेश जा रहे हैं, कहीं पे हरिद्वार जा रहे हैं, कहीं पे, ठीक है, वो क्यों जा रहे हैं? अपने मन की इच्छा है, अपने धर्म के लिए कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है।
उनकी आस्था है, बिलीफ है, ट्रस्ट है, फेथ है, ठीक है, तो वो कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, इसके लिए कोई मनाही नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 27। देखिए ये थोड़ा सा अलग है। आर्टिकल 27 बोलता है कि इसमें जो है आपको, अगर आप अपने धर्म का प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी अपने रिलीजन का प्रमोशन करता है तो उसके लिए, प्रमोशन के लिए उसको टैक्सेशन, ठीक है, से फ्रीडम मिलती है। टैक्सेशन, टैक्स इवेजन वो कर सकता है, टैक्स इवेजन नहीं कर सकता मगर उसको रिवेट मिलती है टैक्स में, ठीक है। पूरी तरह से टैक्स तो इवेज नहीं कर सकता इवेट वो, ठीक है, टैक्स नहीं चुरा सकता, मगर कहीं ना कहीं वो तो इलीगल हो जाएगा। मगर उसको टैक्सेशन में, टैक्स पे करने में, अगर किसी बंदे की इनकम ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और वो दान करता है, वो चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है, वो अपने धर्म के पर्पस के लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो उसमें उसको रिबेट मिलती है। जैसे आपको पता ना कि कोई पॉलिसी चलाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो एक फॉर्म आता है गवर्नमेंट का ATC करके, उसमें क्या होता है, उसको जो है वो रिबेट मिल जाती है, ठीक है, उसका टैक्स माफ हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, इसकी इन्वेस्टमेंट हो रही है फ्यूचर के लिए। वैसे ही यहाँ पे भी है कि जो फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन मिल जाती है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, ये भी इसका अधिकार है, ठीक है, आर्टिकल 27 में। किस लिए? फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन, ठीक है जी, फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। सो फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ द रिलीजन। इसमें ये बोला जाता है कि किसी भी आदमी को हम कंपेल नहीं कर सकते कि आप टैक्सेस जो हैं वो पे करो, ताकि जो अपने, अगर वो मेंटेनेंस या प्रमोशन के लिए किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, है ना, रिलीजियस अफेयर्स को हैंडल कर रहा है, तो आप उस बंदे को कंपेल नहीं कर सकते कि आप टैक्स दो, ये दो, है ना। अगर उसको टैक्स देना भी है तो उसको रिबेट मिलेगी, प्रॉपरली उसको गाइडलाइन मिलेगी उस चीज के ऊपर। चलिए, तो टैक्सेशन सिस्टम पे आ जाता है 27, और लास्ट है इसमें 28, आर्टिकल 28। इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। 28 में आता है फ्रीडम फ्रॉम, ठीक है, यू कैन अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, फ्रीडम टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये किसी भी तरह की धार्मिक दिशा निर्देश, ठीक है। अब धार्मिक दिशा निर्देश का मतलब ये है कि जैसे आप बताइए, आपके आस्था में, संस्कार में, वो चैनलों में चले होते हैं, सारे बाबा हैं, ठीक है, इंडिया की बात करें तो वो सारे अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, हिंदू धर्म में भी दे रहे हैं, आई थिंक दूसरे धर्म है उनमें भी दे ही रहे। हालांकि जितना पखंड हिंदू में चला हुआ उतना शायद किसी और धर्म में नहीं होगा, मगर चलता तो है ये चीजें, ठीक है। सो लोग क्या करते हैं कि वे उनको सुनना पसंद करते हैं, वहां जाते हैं, पैसे दे के जा रहे हैं, है ना, बाबा जी के सामने रोने बैठ जाते हैं। तो जो फ्रीडम टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, इस चीज का भरपूर फायदा उठाया जाता है भारत के लोगों के द्वारा, ठीक है, और इसका बाबा जो है बहुत फायदा उठाते हैं कि ठीक है जी, इसमें कोई है तो नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। सो फ्रीडम टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, इसमें सभी तरह के, अब देखो होता तो अपना अपना फेथ है, आप नहीं बोल सकते किसी को कि ये क्या है, अपना दिल, अपने जो आपके अंडरस्टैंडिंग है उसी के अकॉर्डिंग बंदा काम करता है। तो जो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी तरह, सत्संग की फॉर्म में, भक्ति संगीत की फॉर्म में, है ना, वो सारी चीजें, यू आर फ्री टू अटेंड एनी टाइप ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आप सत्संग सुनो, आप भक्ति संगीत सुनो, आप वहां पे सेवा करो, आप अपने आप को वहां पे निशावर करो, वो सारी चीजें हैं।
ये आ जाते हैं आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर 25, 26, 27, 28। अब आता है नेक्स्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, दो है ये, है ना, कल्चरल एंड नहीं चाचू बाहर जा रहे हैं, एजुकेशनल राइट्स चाचू जा रहे चाय पीने ऑफ माइनॉरिटीज। लेते हैं सबको किच कर दो मम्मा को ऐसे कौन हाँ जी, ये कौन कौन है? आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है, 29 और 30 है। अब देखिए 29 क्या है, तो 29 ये बोलता है कि जो हमारे माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट है, ठीक है, अल्पसंख्यकों के हित हैं, जो भी अल्पसंख्यक है। अब देखो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि भारत में अल्पसंख्यक कौन होते हैं। ठीक है, एक तो वो होते हैं, दो तरीके से बनते हैं। एक तो बनते हैं धर्म के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, रिलीजियस माइनॉरिटी होती है, और एक होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी होती है। जैसे देखो हमारे जो स्टेट हैं, राज्य हैं, वो भाषा के आधार पर ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ठीक है, उनका जो संगठन है, उनका जो वो बनाए गए हैं, वो भाषा के आधार पर बनाए गए हैं। अगर बाई चांस, ठीक है, जैसे तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले तो मेजोरिटी में आ गए, मगर इन केस कोई और भाषा बोलने वाला समूह है तमिलनाडु में, तो वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे वो वहां की माइनॉरिटी कहलाएगा। ठीक है, और रिलीजियस कम्युनिटी जो होती है, जैसे आपको पता ही है कि इंडिया में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक ग्रुप मुस्लिम है। ठीक है, क्योंकि हिंदुओं के बाद दूसरी पॉपुलेशन इन्हीं की है। ठीक है, माइनॉरिटीज। तो मुस्लिम्स, फिर क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, ये सारे हम माइनॉरिटीज में करेंगे, क्योंकि रिलीजन बेस पे माइनॉरिटी का स्टेटस मिलता है। लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी है, तो दो तरह से ही मतलब हमारा माइनॉरिटीज का स्टेटस मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 29 जो है ये कहता है कि उठाओ फोन ऐसे करते जो माइनॉरिटीज के हित हैं, उनके इंटरेस्ट